दोस्तों नमस्कार। स्टडी स्पार्क चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 6 दिसंबर 2025 से सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए 30 प्रश्न जो जनरल स्टडी से पूछे जाएंगे, उसके लिए हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व में शिक्षक भर्ती संबंधी जो परीक्षा आयोजित की गई हैं और उनमें सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी हम सरल एवं सहज व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आने वाली परीक्षा में आप सभी को सामान्य अध्ययन के इन प्रश्नों का लाभ हो सके। ये 2008 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा विद्यालय निरीक्षक परीक्षा 2006 में सामान्य अध्ययन से पूछे गए, जिसमें 100 प्रश्न पूछे गए थे। इसमें से आज हम इस वीडियो में 50 प्रश्न हल करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों। इसमें पहला प्रश्न भारतीय संविधान से दिया गया है, निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो निम्नांकित में से जो सुमेलित नहीं है, पहला इसमें दिया है अनुच्छेद 79 संसद का गठन है। संसद का गठन जो होता है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। तो भारतीय जो संसद है उसका गठन अनुच्छेद 79 में दिया गया है। संसद का यहाँ तात्पर्य है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो पहला ऑप्शन इसमें सही है। दूसरा दिया है अनुच्छेद 226 धन विधेयक की परिभाषा। तो धन विधेयक की परिभाषा इसके अंतर्गत नहीं दिया गया है, जबकि अनुच्छेद 226 ये मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय यानी देश के हाई कोर्ट में अपील यानी याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। तो इसमें ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है 153 अनुच्छेद, ये राज्यों के राज्यपाल संबंधित है, और 124 अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का उल्लेख किया गया। तो इस प्रकार से ऑप्शन इसमें भी प्रश्न नंबर 1 का गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। धन विधेयक की दोस्तों परिभाषा अनुच्छेद 110 के अंतर्गत दी गई। धन विधेयक को पारित करने के लिए लोकसभा को विशेष अधिकार दिया गया है। हालांकि राज्यसभा को 14 दिन के लिए उस पर विचार करने के लिए दिया जाता है। अंतिम जो निर्णय होता है वह लोकसभा का ही होता है। इसमें देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। यह केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। दोस्तों आज वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसमें 50 प्रश्न हमने शामिल किए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किसके विभाजन से संपन्न हुआ। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो गठन है वो मध्य प्रदेश राज्य से हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को किया गया था, जबकि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। साथ ही 15 नवंबर 2000 वर्ष 2000 में झारखंड राज्य का गठन किया गया था। इसलिए ऑप्शन इसमें सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण का निषेध करता है यानी प्रतिषेध करता है। तो अनुच्छेद 24 हो जाएगा। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को भाग 3 के अंतर्गत तथा अनुच्छेद 12 से 35 में 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। 6 मौलिक अधिकार इसमें आपका समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में, और तीसरा जो प्रमुख इसमें फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 और 24 में निहित है। तो इस प्रकार से बच्चों के शोषण का जो निषेध करता है अनुच्छेद 24 करता है। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार निहित है, जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता इसमें दी गई हैं। साथ ही भेदभाव का प्रतिषेध अनुच्छेद 17 करता है, जबकि 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध का उल्लेख इसमें अनुच्छेद 23 में किया गया है। लेकिन 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को कारखानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, इसका उल्लेख अनुच्छेद 24 में किया गया, इसलिए बच्चों के शोषण से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया, भारत के संविधान में जिसकी संस्कृति पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो वह समिति थी सरदार समण सिंह समिति। इसी समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में सोवियत संघ से मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 क तथा अनुच्छेद 51 क में शामिल किया गया, जो सोवियत संघ के जो संविधान है वहाँ से प्रभावित है। तो ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वह एक अनुच्छेद जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार व्याख्यायित किया है कि इसमें समस्त कल्पनीय मानवाधिकार सम्मिलित हो गए।
तो अनुच्छेद 21 इसमें दिया है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव का प्रासंगिक संबंध संघीय बजट से है? तो संघीय बजट से जो संबंध हो जाएगा ये कटौती प्रस्ताव का हो जाएगा, ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं, कटौती प्रस्ताव का प्रासंगिक संबंध संघीय बजट से है। यह 3 प्रकार के, इसमें नीति कटौती, आर्थिक कटौती और सांकेतिक कटौती प्रस्ताव लिख दिया गया है। अगला प्रश्न दिया है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो यहाँ राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को राज्यसभा में विशेष सेवा यानी साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा के आधार पर इस क्षेत्र में जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं उन्हें राज्यसभा में 12 सदस्यों को शामिल किया जाता है। इसमें दिया है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत किया जाता है जिन्हें कला, विज्ञान, साहित्य तथा समाज सेवा जैसे विशेष ज्ञान वो रखते हों, व्यावहारिक अनुभव रखते हों, तथा राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है। इनमें से 238 जो सदस्य हैं वे अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं तथा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न भी संविधान से ही है, राष्ट्रपति लोकसभा में किस सीमा तक आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो इसमें 2 से जो अनधिक यानी 2 ही सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। हालांकि इसमें दिया है 126वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय का जो प्रतिनिधित्व है वह पर्याप्त नहीं इसमें दिया गया है, तो वह लोकसभा में उस समुदाय के 2 से अनधिक सदस्यों को नाम निर्देशित कर सकेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अनन्य रूप से प्रशासकीय तंत्र से संबंधित है? तो पॉल एपीलबी रिपोर्ट जो है ये प्रशासकीय तंत्र से संबंधित है, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया है उत्तर प्रदेश संबंधित प्रश्न है। आप जब सामान्य अध्ययन के जो 30 प्रश्न हल करेंगे उनमें उत्तर प्रदेश से जो सामान्य अध्ययन की जी के संबंधित जो प्रश्न है पूछे जाने की प्रबल संभावना है, इसलिए उत्तर प्रदेश जीएस भी पढ़नी पड़ेगी। दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? लखनऊ छावनी परिषद के साथ साथ ये नगर निगम भी है, कानपुर नगर निगम है, गाजियाबाद नगर पालिका परिषद न होकर के एक नगर निगम, तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का आधार ये लिंग और जाति के आधार पर यानी ओबीसी, एससी, एसटी ये जाति के आधार पर आरक्षण है, जबकि महिला और पुरुष के आधार यानी लिंग आधारित आरक्षण का आधार माना गया है, तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है? तो हड़प्पा सभ्यता की उत्तरी सीमा ये मांडा के द्वारा निर्धारित होती है, जम्मू कश्मीर राज्य में है। हड़प्पा संस्कृति की जो पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से निर्धारित होती है। पश्चिम में सुतकांगेडोर हो जाएगा, सुतकांगेडोर का पश्चिमी स्थल है, जबकि दक्षिणी स्थल में दाइमाबाद, तो दाइमाबाद जो हड़प्पा संस्कृति का सबसे दक्षिणतम स्थान माना गया, तो इसमें ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में अंतर्विष्ट है वह है, तो यह ऋग्वेद में अंतर्विष्ट है और इसका जो प्रतिपादन है वो ऋषि विश्वामित्र के द्वारा किया गया। ये भगवान सूर्यदेव को समर्पित है। सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर राजधानी स्थापित की वह स्थान था, तो सम्राट हर्षवर्धन जो कि वर्धन वंश का शासक था, तो हर्षवर्धन की जो आरंभिक राजधानी थी वह थानेश्वर थी, लेकिन बाद में उनके द्वारा इनके बहन राज्यश्री का जो साम्राज्य था कन्नौज के आसपास का जो क्षेत्र था, तो इन्हें बाद में अपनी राजधानी कन्नौज में स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, गुप्त अभिलेखों में दिनार जिसका वाचक है वह है? तो गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को जो है दिनार कहा जाता था, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा, जबकि चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। निम्नलिखित शासकों में से आगरे को जिसने राजधानी बनाया वह कौन था? तो लोदी वंश के दूसरे शासक यानी बहलोल लोदी इसके पहले शासक थे, और दूसरे शासक थे सिकंदर लोदी। इनके द्वारा 1504 में यमुना नदी के तट पर आगरा नामक नगर की स्थापना की गई थी, तो इसमें सिकंदर लोदी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते, जिस व्यक्ति ने कहा था हिनौज दिल्ली दूरस्थ यानी अभी दिल्ली दूर है, तो निजामुद्दीन औलिया के द्वारा
यह तुगलक वंश के जो शासक हैं गयासुद्दीन तुगलक, उनके लिए कहा गया था। ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शासकों में से जिसने एक सिख गुरु का सर कलम करवाया था? तो इसमें ऑप्शन भी, इसमें कोई भी जो ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि सिखों के जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी, इनका जो है सर कलम औरंगजेब जो कि मुगल शासक था, जिसे जिंदा पीर भी कहा जाता था, इसके द्वारा जो है कराया गया था। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। सर दिया किंतु सार नहीं दिया, ये कथन गुरु तेग बहादुर जी के द्वारा कहा गया और शीशगंज गुरुद्वारा इन्हीं की स्मृति में निर्मित है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित चित्रकारों में जहांगीर ने जिसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की? तो अबुल हसन जो कि प्रसिद्ध चित्रकार थे जहांगीर के समय, इन्हें जहांगीर यानी मुगल सम्राट जहांगीर के द्वारा नादिर उज जमा की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल को विभाजित करने में लॉर्ड कर्जन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो बंगाल में राष्ट्रीयता से जुड़ी शक्तियों का निर्बलीकरण, यानी जो क्रांतिकारी गतिविधियां बंगाल में थी उन्हें कैसे रोका जाए, तो इसके लिए बंगाल का विभाजन कर दिया गया और 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन का जो आधार था वह बंगाल विभाजन था। हालांकि दिसंबर 1911 में जब तृतीय दिल्ली दरबार लगा तो जॉर्ज पंचम के द्वारा बंगाल विभाजन को जो है रद्द कर दिया गया था। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1814 से 17 की अवधि में जिस क्षेत्र के ताल्लुकेदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया वह था? तो अलीगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। खिलाफत आंदोलन के साथ साथ और कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से जो है यह आंदोलन आरंभ हुआ और यह खिलाफत आंदोलन का समवर्ती आंदोलन। सन्यासी विद्रोह भड़कने का क्या कारण था? तो सन्यासी विद्रोह ये बंगाल, इसे कारण नहीं दोस्तों, स्थल दिया है। तो सन्यासी विद्रोह भड़कने का जो स्थल है वह बंगाल है। सन्यासी विद्रोह एक प्रमुख आंदोलन था जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा अपने उपन्यास आनंद मठ में भी किया गया। जो गिरी संप्रदाय के ये जो सन्यासी थे ये गिरी संप्रदाय के अनुयायी थे। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें दिया है, मुंडा बगावत का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा छोटा नागपुर के क्षेत्र में ये जो आंदोलन विद्रोह किया गया इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से वह कौन सा व्यक्ति था जिसने वर्ष 1931 में गुरुवायूर मंदिर में अछूतों के प्रवेश संबंधी प्रयाण का नेतृत्व किया था? तो टी.एस. तिरुमांबू के द्वारा 1931 में गुरुवायूर मंदिर में अछूतों के प्रवेश संबंधी प्रयाण का नेतृत्व किया गया था। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि आने वाली परीक्षा के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। भारत पाक के मध्य शिमला समझौता जिस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? तो शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य 1972 में संपन्न हुआ था। यह समझौता उस समय भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी व तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से जिसकी स्थापना 1916 में हुई? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। इसमें देखते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना बीएचयू अधिनियम 1915 के तहत की गई थी। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। सूरत फूट के बाद उन्होंने उदारवादियों का नेतृत्व किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण सेवा की और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। निम्नलिखित व्यक्तियों में से जिस पर उपयुक्त कथन चरितार्थ होता है यानी सही बैठता है वह कौन है? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी इसमें राइट होगा और ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने गए। इन्हीं के द्वारा 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी।
और सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इन्हीं की एक द्वारा स्थापित संस्था है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत में आया तो वह है यानी मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में आया था, जिसका नेतृत्व स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में इसका मुख्य उद्देश्य देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के पक्ष में भारत का सहयोग कैसे पाया जाए, इसके लिए क्रिप्स मिशन भारत आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में जिन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का निरसन किया था, तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को जो निरस्त करने वाले गवर्नर थे वह थे लॉर्ड रिपन। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी जो है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, क्योंकि 1878 में लॉर्ड लीटन के द्वारा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था, जिसमें भारतीय जो समाचार पत्र थे, देसी समाचार पत्रों पर नियंत्रण रखने हेतु ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया गया था। लॉर्ड रिपन ने इस एक्ट का निरसन कर दिया। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं, 1939 में निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इस पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? आज़ादी के बाद जो भूदान आंदोलन शुरू हुआ, इसका जो प्रवर्तक थे वह विनोबा भावे थे। में दिया है 1951 में तत्कालीन आंध्र प्रदेश में, जो वर्तमान में तेलंगाना है, के पोचमपल्ली में ग्राम से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा पत्र था जिसे 1932 में हरिजन बंधु में परिवर्तित कर दिया गया था, तो नवजीवन में से परिवर्तित किया गया। देखते हैं 1932 में नवजीवन समाचार पत्र के बंद होने के बाद गांधी जी ने अंग्रेजी में हरिजन, हिंदी में हरिजन सेवक एवं गुजराती में हरिजन बंधु का प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस स्थान पर आयोजित अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने घोषणा की थी कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे प्राप्त करके रहूँगा। तो बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ अधिवेशन 1916 में यह नारा यानी स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा दिया था। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वह अंबिका शरण मजूमदार के द्वारा की गई थी और इसी अधिवेशन में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता संपन्न हुआ। तो कांग्रेस और लीग के मध्य जो समझौता हुआ वो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो नमक सत्याग्रह दांडी यात्रा या सविनय अवज्ञा आंदोलन आप कह सकते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो उनकी स्थान पर अब्बास तैयब जी के द्वारा आंदोलन का भार संभाला गया। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, फिलोसफी ऑफ बोम नामक विवरणिका के लेखक कौन है? तो भगवती चरण वोहरा फिलोसफी ऑफ बोम नामक विवरणिका के लेखक। अगला प्रश्न दिया है, वह कौन सा वर्ष था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता यानी पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, इसमें कांग्रेस ने अपना लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता यानी पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। और इसी में देखते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर में रावी नदी के तट पर। और इसी तिथि को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया, जो कि 26 जनवरी 1930 को भारत में स्वाधीनता दिवस मनाने की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा की गई। किस आंदोलन के चलते रविन्द्रनाथ ठाकुर ने आमार सोनार बंगला नामक गीत की रचना की थी? जो आमार सोनार बंगला जो बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है, इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा स्वदेशी आंदोलन 1905 के दौरान की गई थी, जब लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था, ताकि बंगाल में क्रांतिकारी गतिरोध को रोका जा सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंदोलनों को पूर्वापर क्रम में व्यवस्थित करें। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, खिलाफत आंदोलन 1919, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और असहयोग आंदोलन 1920 हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन आपका सबसे पहले हो जाएगा 2,
3, 1 और 4। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। दिन के प्रकाश, विज्ञान से एक प्रश्न आया है। दिन के प्रकाश में हरित वर्णों का क्लोरोफिल सार जिस वर्ण में प्रतिदीप्त होता है वह है, तो ये लाल रंग का हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। सूर्य की विकिरण ऊर्जा जिसका परिणाम है, तो सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा है इसमें नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का जो है परिणाम होता है, जो कि इसमें 2 हल्के नाभिक संयुक्त होकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दांत कर्बूरित हो जाते हैं जब पेयजल में प्रचुर मात्रा रहती है, तो फ्लोरीन से ये रोग होता है। ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। हृदय कब विश्राम करता है, तो हृदय कभी नहीं करता है, निद्रावस्था में करता है, आराम की स्थिति में करता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। की व्याख्या देखते हैं। वयस्क मनुष्य में हृदय सामान्यतः 72 से 75 बार प्रति मिनट धड़कता है। हृदय 2 धड़कनों के बीच आराम करता है। इंपॉर्टेंट है, हृदय जो है 2 धड़कनों के बीच आराम करता है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। वह कौन सा मानव अंग है जिसके रोगग्रस्त हो जाने पर डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है, तो वृक्क जो है इसका अगर ये रोगग्रस्त हो जाता है तो डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। जब वृक्क रोगग्रस्त या किन्हीं कारणोंवश क्षतिग्रस्त हो जाता है तब तथा रुधिर को साफ नहीं कर सकता, तो ऐसी स्थिति में रुधिर को साफ करने हेतु डायलिसिस की आवश्यकता होती है, और इस प्रक्रिया में अपोहक का प्रयोग किया जाता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना। एक तरफ अणु दिया गया है, दूसरी तरफ उसका तत्व दिया गया है। तो विटामिन जो B12 है, हीमोग्लोबिन है, या क्लोरोफिल है, इसके साथ ही इसमें चालको पाइराइट दिया गया है। तो इसमें सम्मिलित करेंगे। इसमें सबसे पहले दिया विटामिन B12, ये कोबाल्ट से संबंधित हो जाएगा। हीमोग्लोबिन ये आयरन से संबंधित होगा, यानी 2, 4। फिर आगे दिया है क्लोरोफिल मैग्नीशियम से, तो 1 हो गया, और चालकोपाइरेट ये आपका कॉपर से संबंधित हो जाएगा। तो 2, 4, 1, 3 ऑप्शन ए ही आपका इसमें राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। विकिरण चिकित्सा में कोबाल्ट 60 को इसलिए प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि उसके विशिष्ट गुण के कारण उत्सर्जित होता है। तो गामा किरणें के कारण जो उत्सर्जित होता है, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। जिस निम्न प्रकार के वृक्षों में सामाजिक वानिकी हेतु किसके रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है, तो 47 नंबर प्रश्न का उत्तर इसमें डी राइट हो जाएगा। बहुउपयोगी यानी सामाजिक वानिकी हेतु जो सोशल फॉरेस्ट्री एक सब आया था 1970 के दशक में, जिसमें सरकारी भूमि, नहर व सड़कों के आसपास की जो भूमि है उनमें बहुउपयोगी वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाए, ताकि पर्यावरण संरक्षण में एक सतत और जो है टिकाऊ प्रयास हो सके। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से मीन कौन सी, तो फ्लाइंग फिक्स इसमें एक जो है मीन हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट होगा। 49 नंबर प्रश्न दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में गोता लगा सकता है, तो पेरेग्रीन फाल्कन ये हवा में 300 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत से जो है चल सकता है, यानी उड़ सकता है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अंतिम प्रश्न इसमें देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो भील राजस्थान से सही हो जाएगा, संथाल झारखंड से हो जाएगा। गारो खासी और जयंतियाँ ये जो पहाड़ियाँ हैं ये पूर्वोत्तर भारत मेघालय राज्य में हैं, लेकिन यहीं पर खासी जनजाति ये मेघालय राज्य में स्थित है, सिक्किम में नहीं है। तो ऑप्शन सी ही इसमें जो है गलत हो जाएगा। इसमें दिया है भील राजस्थान से है, संथाल जनजाति झारखंड से है, खासी मेघालय से है, और टोडा जनजाति नीलगिरी पर्वत पर जो जिनका निवास है यह तमिलनाडु राज्य में पाए जाते हैं। तो दोस्तों 2008 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जब प्रश्न पत्र आयोजित किया गया था, इसका हमने सरल एवं सहज व्याख्या करने का प्रयास किया है। आज वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, चूँकि इसमें 50 प्रश्न हमने हल किए हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।